हेलो स्टूडेंट। इंजीनियरिंग एनवी का ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोग एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ऑलरेडी हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं एसी एनालिसिस के क्वेश्चन नंबर 20 तक, और अभी हम लोग स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन एनर्जाइज्ड बाय ए 230 वोल्ट सिंगल फेज एसी इज। तो ये तो बहुत आसान हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट पर है। P बराबर आई स्क्वायर आर, आपको आर पूछा है। अब इसमें वोल्टेज दिया गया है, तो साथ में लगाए वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी मीन्स 230 का स्क्वायर अपॉन में पावर पी 1000। तो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 52.9 ओम। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका मैच कर जाएगा। खैर इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसे एनालिसिस में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा। 2 लैंप ईच ऑफ 230 वोल्ट एंड 60 वाट रेटिंग। देखिए ये एसी एनालिसिस का वैसे क्वेश्चन नहीं है। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों ने डीसी एनालिसिस में भी काफ़ी अच्छे से स्टडी किया था। तो दो बल्ब है जिनमें हर एक बल्ब के लिए दिया गया है, इसके लिए भी 60 वाट, यहाँ पर भी 60 वाट, ये भी चल रहा है 230 वोल्ट से, ये भी 230 वोल्ट से। क्लियर हुआ। और यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज है ये भी क्या है, 230 वोल्ट। तो एक्चुअली ये काम कर रहा है एक रेटेड वाली सिचुएशन में, मैंने आपको सिखाया भी है। तो द टोटल पावर कंज्यूम्ड, तो जो टोटल पावर आएगा वो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 60-60 कैसे ऐड होगा, जैसे पैरेलल में रजिस्टर करते हैं। तो 60 इंटू 60 अपॉन में 60 प्लस 60 मीन्स आपको मिल जाएगा 30 वाट। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए ये 30 वाट। स्टूडेंट यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि सपोज यहाँ पर आपको ये कंडीशन ना देकर यहाँ 230 वोल्ट है, यहाँ पर भी 230 वोल्ट है, यहाँ 60 वाट है, यहाँ पर भी 60 वोल्ट है, यहाँ आप लोगों को 460 वोल्ट दे देता, तो अब टोटल जो पावर आती वो आप 30 ना लिख के 60-60 120 वोल्ट मेंशन करते। फिर देखिए एसएससी ने खैर एक बार सवाल पूछा भी है। अगर इसमें ये होता कि पावर कंज्यूम्ड, इसमें तो पूछा गया था क्या कि पावर कंज्यूम्ड बाय 2 लैंप, अगर पूछा जाता पावर कंज्यूम्ड बाय ईच लैंप, तो प्रत्येक लैंप के द्वारा हो जाती, जैसे ये टोटल कितना 30, तो 15 इसमें और 15 इसमें, तो कितना आता 15 वाट। तो ये हो जाता है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 22। तो हर एक चीज़ को थोड़ा सा बेसिक से रिलेट करते हुए सीखना है। नेक्स्ट चलते हैं। द करंट वेव फॉर्म एज सॉन इन फिगर इज अप्लाइड इन ए प्योर रजिस्टर। रजिस्टर दे दिया आपको 10 ओम। व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। आपको बताना है कि रजिस्टर में कितनी पावर डिसिपेटेड होती है। स्टूडेंट आपको ये समझना है, अगर हमारे पास में, चलिए इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको आप भूल जाइए। अगर हमारे पास में ये कोई ट्रायंगुलर वेवफॉर्म दी जाती है जिसका मैक्सिमम वैल्यू Vm है और टाइम पीरियड यहाँ पर T है, ये वोल्टेज के लिए दिया गया है, तो आपको कैलकुलेट करने के देखिए वे क्या है। यहाँ इसके कोऑर्डिनेट देखिए, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे T और Vm। इस लाइन के कोऑर्डिनेट जो होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट T और Vm। तो m का वैल्यू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये मिल जाएगा Vm अपॉन में T। तो इक्वेशन y बराबर क्या बनेगा, mx प्लस सी पासिस थ्रू द ओरिजन, इट मीन्स y बराबर mx। तो m का वैल्यू हो गया Vm बाई टी इंटू एक्स, Vm बाई टी इंटू एक्स। अब देखेंगे हम Vrms स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे। 1/t टाइम पीरियड, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू t y स्क्वायर। तो y स्क्वायर मीन्स Vm स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, और पावर रखेंगे हम 1/2। तो 1/t ये मिल गया हमें Vm स्क्वायर, ये मिल गया हमें टी स्क्वायर, एक्स की पावर जब हम लोग रखेंगे तो x जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/3 0 टू टी, और पूरे की जो लिमिट है 1/2, पावर जो है वो 1/2। तो Vm स्क्वायर बाई टी की पावर 3 इंटू 3 इंटू यहाँ क्या है t,
तो आप जब लिमिट पुट कर रहे हैं, ये कितना मिला आपको, t की पावर 3, ठीक है जी। और ये क्या है 1/2, इससे ये कैंसिल, तो मिलेगा Vm/√3। कितना मिल रहा है, Vm/√3। लेकिन स्टूडेंट देखिए, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। अगर ये वेव फॉर्म आपको यहाँ t, यहाँ पर 2t इस वे में होता, कंटिन्यूअस वे में था, यानी कि साटूथ है, तो Vm/√3। साथ के साथ अगर ये होता तो Vm/√3 नहीं आता, इसके लिए Vm/√6 बन जाता। साथ के साथ ये भी ध्यान देना है कि कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर ये होता वेव फॉर्म, ये होता Vm, तो देन तब भी आपका RMS वैल्यू Vm/√3 ही रहता। तो यहाँ देखेंगे ये मैक्सिमम वैल्यू कितना 9, तो इसके लिए RMS डायरेक्टली कितना हो गया बेटा, 9/√3। तो अभी पावर पूछा है, पावर बराबर I का स्क्वायर, तो ये हो गया देखिए 81/3 इंटू R का वैल्यू कितना है 10, तो ये कितना बन रहा है 270 वाट, कितना बनेगा 270 वाट। तो यहाँ उद्देश्य ये नहीं है कि किताब को ख़त्म कराना है, यहाँ उद्देश्य है कि एक एक चीज़ को हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं बस। ये भी ध्यान दीजिएगा, कई बार देखिए बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए बेटा इस वे में ये दे दिया जाएगा, तो अगर ये Vm है तब भी VRMS आपको Vm/√3 ही आंसर करना है। नेक्स्ट चलेंगे, प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो देखिए वैसे तो डज नॉट कंज्यूम पावर, यस कंज्यूम नहीं करता पावर को, लेकिन हम क्यों लिखते हैं, हो सकता है ऑप्शन सी बेस्ट वन हो। अगर हम इंडक्टर के लिए चलें बच्चों, तो V बराबर अगर हम V मैक्स साइन ओमेगा टी लिखते हैं, तो देखिए I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस के 90 डिग्री ये होता है। मीन्स यहाँ से अगर हम लोग देखें, अगर हम वोल्टेज के लिए बनाएं, मीन्स अगर हम वोल्टेज के लिए लिखें V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी, तो देखिए करंट कितना लैग करेगा 90 डिग्री। तो करंट के लिए जब हम बनाएंगे तो आपको दिखेगा, देखिए करंट के लिए ये, तो I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस के देखिए 90। तो जब आप पावर की बात करते हैं, तो पावर के लिए जब आप ग्राफ बनाएंगे तो पावर के लिए देखने को मिलेगा आपको ये, पावर के लिए आपको डायग्राम देखने को मिलेगा कुछ ये, यानी कि पावर के लिए एक तो जो फ्रीक्वेंसी है, पावर जो फ्रीक्वेंसी है ये वोल्टेज और करंट के रेस्पेक्ट में, वोल्टेज और करंट के रेस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा, यानी कि जस्ट डबल आपको देखने को मिल रही है, ठीक है जी। और अगर आप साइकिल में देखें, कुछ पार्ट के लिए ये पावर को ले रहा है, लेकिन फिर से ये भाई यहाँ से यहाँ सम पार्ट ऑफ साइकिल पावर को लिया, देन इसने यहाँ से यहाँ लिया, ये डिलीवर्ड अपोजिट डायरेक्शन। तो ओवरऑल जो आपको दिखेगा ये कंप्लीट साइकिल में, तब भी ये 0 पावर ही दिखेगा। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारा, टेक्स पावर फ्रॉम द लाइन ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ साइकिल एंड देन रिटर्न बैक ड्यूरिंग दैट अदर पार्ट ऑफ द साइकिल। यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इट्स वेरी इजी। एक्सेल की बात करेंगे तो एक्सेल बराबर ओमेगा एल या फिर 2 पाई एफ एल यूनिट ओम। अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करते हैं 1/ओमेगा-c या फिर 1/2 पाई एफ सी। देखिए जिस भी कंटेंट का यूनिट ओम आता रहेगा तो आपको दिमाग में रखना है, आपको समझ जाना है कि वो करंट के फ्लो का अपोज कर रहा है, जस्ट सिंपल। A 10 millihenry inductor carries a sinusoidal current of 1 ampere RMS at a frequency of 50 Hz. The average power dissipated by the inductor. तो स्टूडेंट होता क्या है, इंडक्टर के लिए जो पावर फैक्टर आता है वो आता है देखिए कितना cos 90, यानी कि 0 लैगिंग इंडक्टर के लिए ये बनता है। अगर इंडक्टर के लिए हम थोड़ा सा और डिटेल में चलें, सपोज आपने यहाँ पर वोल्टेज, आपने यहाँ V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी अप्लाई किया है, और यहाँ आप वोल्टेज से करंट की बात करें तो I बराबर I साइन ओमेगा टी माइनस के 90 डिग्री। मीन्स अगर ये वोल्टेज है तो यहाँ से 90 डिग्री पीछे आपको, यहाँ से 90 डिग्री पीछे आपको करंट को देखने को मिलेगा।
तो जब भी हम पावर की बात करेंगे, पावर एक्चुअली होता है वी आई कॉस फाई। तो फाई कितना मिल रहा है यहाँ 90, तो मीन्स आपको कितना मिलेगा 0। तो भैया ये आपको मिल जाएगा एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द इंडक्टर इज 0 वाट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड वोल्टेज के लिए अगर हम लोग देखें, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इट इज डायरेक्टली, अगर हम लोग चलें E बराबर L डी आई बाई डी टी, है ना, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्योंकि L जो होता है कंटेंट वो कहाँ से हमारा, देखिए फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ आपको दिमाग में रखना है करंट का वैल्यू ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी। तो भैया यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या मैच करेगा, देखिए डी। When the frequency of applied voltage across an inductor is increased, then current। तो बच्चों आपको ये देखना है, कोई इंडक्टर है, इंडक्टर के क्रॉस में जो वोल्टेज है उसका फ्रीक्वेंसी मीन्स बढ़ा दिया, तो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या एक्सएल बराबर क्या होगा ओमेगा एल। अगर ओमेगा का मान बढ़ा तो मीन्स एक्सएल का मान बढ़ेगा। और अगर हम करंट की बात करें, आई बराबर वी अपॉन देखिए एक्सएल, तो एक्सएल का मान अगर बढ़ेगा तो जो करंट होगा वो घटेगा। तो यहाँ हम लोग 28 का क्या ऑप्शन मैच करवाएंगे, देखिए ए डिक्रीज। इंडक्टिव रिएक्टेंस x इज ए फंक्शन ऑफ इंडक्टेंस L एंड फ्रीक्वेंसी f, द वैल्यू ऑफ x इंक्रीज। तो सिंपल x बराबर होता है 2 पाई f और L। तो बड़ा ही कॉमन से वे में आपको याद रखना है, अगर L बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो रिएक्टेंस अपने आप बढ़ेगा। द वैल्यू ऑफ x इंक्रीज व्हेन L एंड f बोथ आर इंक्रीज। A pure capacitance connected across 50 हर्ट्ज 230, कहने का मतलब है एक प्योर कैपेसिटेंस है, ये कनेक्ट है 230 वोल्ट से और भैया 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से, और ये पावर को कंज्यूम कर रहा है। इसके क्रॉस में जो पावर देखने को मिला है 0.04 वाट देखने को मिला है, ये पावर को कंज्यूम कर रहा है। दिस कंजप्शन इज एट्रीब्यूटेड टू, ये कंजप्शन किसके कारण हुआ है, तो देखिए ओमिक लॉस ड्यू टू ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ प्लेट। तो कैपेसिटर किससे बना होता है, देखिए प्लेट से बना होता है, क्योंकि व्हेन टू पैरेलल कंडक्टर सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटिंग मटेरियल इट फॉर्म्स ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बना हुआ किससे है, प्लेट से है, प्लेट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ डेफिनेटली पावर लॉस होगा, ऑप्शन इज करेक्ट वन। लॉस ऑफ एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक में हल्का फुल्का तो करंट फ्लो कर ही रहा है ना, तो वो भी हल्का फुल्का कुछ ना कुछ लॉसेस वहाँ भी होगा। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज नॉर्म नहीं, ये पावर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो बोथ ए एंड बी, यहाँ पर लगाएंगे बोथ ए एंड बी। ए सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज, दैट अपोज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज मीन्स, जब हम लोग लिखते भी हैं तो हम देखते हैं कि आई बराबर जो हम लोग लिखते हैं, देखिए आई बराबर सी डी वी बाई डी टी। और जब हम इंडक्टर के लिए चलते हैं तो इंडक्टर के लिए हम लोग मेंशन करते हैं, इंडक्टर के लिए होता है कि V बराबर L डी आई बाई डी टी। तो वोल्टेज यानी कि कैपेसिटर अपने अक्रॉस में वोल्टेज में चेंज होने का अपोज करता है और इंडक्टर अपने अक्रॉस में करंट में चेंज होने का अपोज करता है। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, देखिए ऑप्शन बी कैपेसिटेंस। यहाँ चलेंगे जी, द रिएक्टेंस ऑफ ए 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर एट एफ बराबर 0 हर्ट्ज। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक्स सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी। अब पहले केस में देखो, फर्स्ट में जब फ्रीक्वेंसी आपको 0 दे दिया, इट मीन्स रिएक्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी। तो आपने पहले नज़र में ही देखते ही कहा कि भैया ये ऑप्शन ए और सी में से कुछ करेक्ट है। अब चलिए ज़रा सेकंड वन पर चलते हैं। तो सेकंड वन पर जब चल रहे हैं, यहाँ देखना है आपको कि एक्स सी बराबर 1/2 पाई 3.14 इंटू 50
इनटू आएगा देखिए अब सी का वैल्यू देखें कितना 10 माइक्रो फेराड, तो 10 इंटू 10 माइक्रो ऊपर चला जाएगा। अब देखिए ये हो गया 10 की पावर 5, भाई 10 की पावर माइनस के 5 ये ऊपर भेज दिया। ये हो गया जी हमारा 3, 1 और 4। तो 10 की पावर 5 को डिवाइड करके देखा हमने, 10 की पावर 5 को डिवाइड किया हमने 314 से, तो ये मिल रहा है 318.47। आपका ऑप्शन बच्चों यहाँ मैच कर गया ए। नेक्स्ट आइएगा, बड़ा ही अच्छा सवाल है, देखिए ए वोल्टेज ऑफ 50 साइन 1000 t वोल्ट, यानी कि कुल मिलाकर वोल्टेज का जो वैल्यू है ये दिया है 50 साइन 1000 t, आपको ये दे दिया वोल्टेज का मान। अप्लाइड अक्रॉस ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन गैप ऑफ 5 mm इफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन द कैपेसिटर। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपको दे दिया, देखिए ये, देन द कैपेसिटर करंट। तो I बराबर बच्चों हमें पता है V अपॉन XC से काम चल जाएगा। अब XC निकालने के लिए आपको कैपेसिटर C का सहारा चाहिए, तो C बराबर हम लोग चलते हैं एप्सिलॉन A अपॉन D। तो एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ दिया है 2 एप्सिलॉन नॉट, A का वैल्यू चलेंगे तो ये दे रखा है आपको 5 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में D 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। ठीक है जी, अपॉन में क्या मिला हमें D। तो यहाँ ये सॉल्व करेंगे हम लोग, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 1 अपॉन ये मिल गया हमें 0.2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, अब देखिए बच्चों I बराबर V का मैक्सिमम वैल्यू देखिए, क्योंकि क्लियरली अगर ये साइन में है तो कैपेसिटर के अक्रॉस में करंट 90 डिग्री लीड करता है। अगर आपको कैपेसिटर की थोड़ी सी और कहानी में ले जाया जाए, जैसे कैपेसिटर है यहाँ पर, अगर V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा t होता है, तो स्टूडेंट कैपेसिटर में आपको मिलता है कि I बराबर, चलिए एक मिनट ज़रा अपने फ़ोटो को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा t प्लस में 90 डिग्री, प्लस में 90 डिग्री। तो अब इसे हम I मैक्स कॉस ओमेगा t भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर ये साइन में है तो कॉस अपने ये करंट हमारा कॉस में आएगा, तो इसलिए हम लोग इसके मैक्सिमम वैल्यू के पीछे ही चलते हैं। तो ये हो गया देखिए 50 अपॉन एक्सी का वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा सी हमने यहाँ कर दिया, तो 50 इंटू ओमेगा सी, ओमेगा का वैल्यू कितना है 1000 इंटू सी का वैल्यू देखिए कितना मिला है 0.2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, तो चलिए मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लोग देखें तो आपको मिलेगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये मिल गया आपको 10 की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल रहा है करंट का, ये मिल रहा है। तो इसीलिए इक्वेशन आपकी आ जाएगी 10 की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट कॉस 10 की पावर 3, क्योंकि ये कितना है 10 की पावर 3 और t, ये आपको 33 में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ आपका जो आएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो हर एक पॉइंट के पीछे, हर एक इन क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ रीजन जरूर है। तो इनको एक एक चीज़ को तभी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ यार, टाइम जरूर लग रहा है, लगभग ये 40-50 मिनट में जाके तब जाके 20-30 सवाल होते हैं, लेकिन फिर एक संतुष्टि ये है कि यार जितना करवाया वो बच्चा कर लेगा। चलिए यहाँ चलिए, ए 2 टर्मिनल ब्लैक बॉक्स कंटेन्स ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये कोई ब्लैक बॉक्स है, जैसे कोई रजिस्टर दे दिया, एंड अननोन 2 टर्मिनल लीनियर डिवाइस यानी कि है कुछ ना कुछ आर एल और सी में से, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड अननोन, यहाँ पर क्या दिया है अननोन है कुछ। ठीक है जी, एज सोन एज द बैटरी इज कनेक्टेड टू द ब्लैक बॉक्स,
तो ये कोई ब्लैक बॉक्स था जिसमें आर और कुछ एलिमेंट है, हमने यहाँ पर देखिए बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी, हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया एंड बैटरी एज सुन एज द बैटरी इज कनेक्टेड टू द ब्लैक बॉक्स द करंट इज फाउंड टू बी 0। करंट क्या हो गया देखिए 0 हो गया। द डिवाइस इज, अब जरा समझना है, अगर स्टूडेंट ये कैपेसिटर होता, आपको जरा ये सोच के चलना है, अगर ये कैपेसिटर होता तो कैपेसिटर होने से देखिए यहाँ वोल्टेज लेवल बढ़ता चला गया, यानी कि V बराबर V मैक्स 1 माइनस ई की माइनस टी अपॉन टो, ठीक है। और करंट का जो लेवल है वो हमारा देखिए गिरता हुआ आ गया। तो ये जो होता है I बराबर आई ई की माइनस टी बाई टो। अगर कैपेसिटर है तो करंट देखिए कुछ टाइम के बाद में घट के 0 हो जाएगा, यानी कि ये है। अब जरा इफेक्ट समझ के देखिएगा इंडक्टर से भी, अगर ये इंडक्टर होता, आपको बड़ा क्लियरली देखना है, तो करंट 0 नहीं होता। इंडक्टर अगर चार्जिंग स्टेट में होता ना तो करंट इसका बढ़ता, घटता नहीं, 0 नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे क्या, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। चलिए जी, ये भी अच्छा सवाल है, देखेंगे। ए 2 टर्मिनल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द RLC एलिमेंट। एक 2 टर्मिनल नेटवर्क है, एक 2 टर्मिनल नेटवर्क है, इसमें R भी हो सकता है, L भी हो सकता है और C भी हो सकता है। द एलिमेंट इज कनेक्टेड टू एन AC सप्लाई, हमने इसको AC सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। द करंट थ्रू द एलिमेंट इज I, इस स्थिति में इसमें जो करंट गया है एलिमेंट में वो देखिए I है। व्हेन एन इंडक्टर इज इंसर्टेड, अब हमने कहा कि भैया इसमें कोई इंडक्टर हमने लगा दिया, इंडक्टर इज इंसर्टेड इन सीरीज, यहाँ कोई वोल्टेज है, तो करंट बढ़ के हो गया ये 2I, करंट बढ़ के कितना हो गया 2I। द करंट थ्रू द एलिमेंट बिकम 2I। व्हाट इज द एलिमेंट, आपको ये देखना है। अगर स्टूडेंट हम लोग ये लिख रहे हैं I बराबर V अपॉन, पहले इसमें कोई भी एक था, आप जरा सोच के चलिए, R तो इसलिए नहीं होगा कि करंट इंस्टेंटली जो हुआ है ना वो डबल बढ़ा है या घटा है। तो I बराबर, सपोज आप सोच के चलिए कि अगर हम लोग VL ही लेते हैं, पहले अगर हम लोग इसमें स्टूडेंट L ही ले लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये V है और हमने कहा ये L है, ठीक है, तो I बराबर होता V अपॉन XL। क्लियर ना होता ये। अभी आपने यहाँ पर एक इंडक्टेंस और लगा दिया, एक L ये है, एक इंडक्टेंस आपने और लगा दिया, सोचने वाली चीज़ है ना, एक इंडक्टेंस और लगा दिया। तो बच्चों जब आपने एक इंडक्टेंस और लगाया तो फिर I बराबर होता, I न्यू इस सिचुएशन में होता V अपॉन XL प्लस ये वाले का XL भी, है ना। तो यार ये तो बात जमी नहीं, इंडक्टर ये ज़्यादा हो गया तो ये बढ़ कैसे गया, तो कम हो जाएगा, यानी कि ये तो क्लियर है कि ये इंडक्टर नहीं है, ये इंडक्टर नहीं है। फिर दूसरा है, अगर ये कैपेसिटर होता, जरा सोचो, अगर ये कैपेसिटर होता तो V अपॉन XL और XC होता है, देखो एक दूसरे के अपोजिट, तो फिर होता ये XL माइनस के XC। तो यानी कि जो ओवरऑल रिएक्टेंस है वो घटा, तो यहाँ संभव है कि 2I हो सकता है। तो इसलिए जो करेक्ट वन हमारे लिए बेस्ट है वो क्या है, देखिए कैपेसिटर है, ये क्या होगा, कैपेसिटर है। तो ये रियली में दिया ही इस छोटे से कॉन्सेप्ट को सोचने के लिए, अब UPSC IAS में पूछा गया चीज़ें, पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये दिया ही इसलिए है ताकि थोड़ा सा आप बेसिक अपने दिमाग को थोड़ा बेसिक लेवल पे जाए और वहाँ थोड़ा सा सोच विचार करें कि भैया इसका मतलब क्या है। चलिए स्टूडेंट देखिए, द पावर फैक्टर ऑफ प्रैक्टिकल इंडक्टर, तो अभी बताया आपको प्रैक्टिकल इंडक्टर के लिए क्या, लेकिन 0 नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकली का मतलब है कि 90 नहीं होगा, जो फाई है वो 90 डिग्री नहीं होगा। प्रैक्टिकली का मतलब होता है
किसके साथ छोटा मोटा इंटरनल रेजिस्टेंस भी एग्जिस्ट करता है। तो 90 नहीं है, लेस देन 90 होता है, इसलिए हम लोग लैगिंग कहते हैं, अदरवाइज हम जीरो कहते हैं। किसके लिए? प्योर के लिए। द पावर फैक्टर ऑफ एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल बल्ब इज, तो बहुत जगह सिखाया जाता है कि यूनिटी है, यूनिटी है, ज़्यादातर बुक्स में दिया भी है कि यूनिटी होता है। लेकिन देखिए ऑर्डिनरी जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है उसमें बहुत माइनर सा, ऑर्डिनरी जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है उसमें माइनर सा इंडक्टिव इफेक्ट जरूर होता है, तो वो यूनिटी ना होके स्लाइटली हल्का सा लेस देन यूनिटी देखने को मिलता है। पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, द पावर फैक्टर, अभी आ रही है आवाज? हेलो हेलो, ओके। पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी जीरो। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम कैपेसिटर लेते हैं तो भी फाई बराबर 90 डिग्री, बस फर्क क्या होता है कि लीडिंग होता है, और प्योर कैपेसिटर के लिए अगर ये वोल्टेज है तो करंट आपका 90 डिग्री आगे होता है। अगर हम इंडक्टर लेते हैं तो भी फाई बराबर 90 डिग्री होता है, और ये होता है देखिए लैगिंग के लिए, अगर ये वोल्टेज है तो करंट यहाँ 90 डिग्री नीचे होता है, बस ये। लेकिन अगर पावर फैक्टर के लिए चलेंगे तो पावर फैक्टर का मतलब 90 से है, कितना मिलेगा? जीरो। तो इसमें लैगिंग और लीडिंग नहीं पूछा आपसे, सिंपल जीरो वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो देखिए इंडक्टिव भी करेक्ट है और कैपेसिटिव भी, यहाँ पर बेस्ट वन इज डी। फॉर ए सीरीज आरएल सर्किट, यहाँ देखिए आई टी बराबर आपको ये दिया है ना, ओमेगा एल आपको ये दिया है, देन वैल्यू ऑफ आर। तो बच्चों ये बताइए यहाँ से फाई बराबर कितना देखने को मिल रहा है? फाई बराबर क्या है? 45 डिग्री। क्योंकि आरएल सीरीज सर्किट में वोल्टेज आती है V बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी, तो एंगल कितना मिला? 45। तो फाई बराबर कितना है? 45। अब देखिए एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल बराबर कितना? 1 ओम। तो 10 फाई बराबर होता है एक्सएल अपॉन आर, मीन्स 1045 बराबर एक्सएल कितना? 1 अपॉन आर, तो 45 का वैल्यू भी कितना? 1, तो आर बराबर कितना? 1 ओम। तो स्टूडेंट आपको यहाँ से डायरेक्टली देखना है, कितना आंसर करना है? 1 ओम। ड्यू टू स्किन इफेक्ट द करंट फ्लो, तो ये थोड़ा सा पावर सिस्टम को दर्शाया गया है यहाँ। सपोज ये कोई कंडक्टर है, तो जब हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी में ये पूरा ही एरिया, डीसी में ये पूरा ही एरिया करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब हम एसी में जाते हैं तो एसी में सिर्फ जो कंडक्टर का सरफेस होता है, जो कंडक्टर का सरफेस होता है वही करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी का मतलब होता है देखिए क्या? स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ कर बढ़ता भी है। तो देखिए अब क्या है? द करंट फ्लो नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो स्किन इफेक्ट क्या है? ड्यू टू द स्किन इफेक्ट द करंट फ्लो नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। स्किन इफेक्ट अकर व्हेन ए कंडक्टर कैरीज करंट एट, देखिए तो लो फ्रीक्वेंसी पर स्किन इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि स्किन इफेक्ट फ्रीक्वेंसी के साथ में बदलता है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल में आता है। तो इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी पर हाई या फिर ज़्यादा स्किन इफेक्ट होता है। द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट लाइज बिटवीन, तो पावर फैक्टर बेटा हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। पावर फैक्टर हमेशा 0 से 1 के बीच ही लाई करेगा, क्योंकि भाई फाई बराबर कितना हो सकता है? देखिए 0 डिग्री, तो पावर फैक्टर आपको कितना मिलेगा? 0। पावर फैक्टर 0 पे कितना मिलेगा? 1। या फाई बराबर मैक्सिमम कितना? भाई 90 डिग्री, तो पावर फैक्टर कितना मिलेगा? 0। तो 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा। देखिए ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इसमें बुक्स में थोड़ा सा ये एरर दे दिया है, तो इसको करेक्ट करेंगे आप। यहाँ वोल्टेज का मान दिए ये दिया है पर यूनिट में, और करंट का वैल्यू पर यूनिट में ये दिया है।
एंड द इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाई आई बराबर आई साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री पर यूनिट एज द पर यूनिट वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर। तो स्टूडेंट जब हम रिएक्टिव पावर के लिए चलेंगे, सोचने की बात है, तो रिएक्टिव पावर होगा V अपॉन V का RMS वैल्यू √2 I अपॉन √2। भाई RMS वैल्यू भी तो करेंगे ना, इनटू रिएक्टिव पावर का मतलब होता है देखिए साइन फाई से। तो अगर हमारे लिए 0 डिग्री ये रेफरेंस है तो यहाँ देखेंगे वोल्टेज हमारा क्या बनेगा, यहाँ से ऊपर कितना 30 डिग्री, करंट यहाँ से पीछे बनेगा कितना 30 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना बना 60 डिग्री। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें साइन 60 डिग्री। तो वी आई जब भी हम लोगों को मिलेगा, यहाँ मिला 2√3/2, तो ये मिल गया हमें √3/4 वी और आई। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ पूछा है पर यूनिट वैल्यू, इसमें आपको देखिए मार्क करना था क्या पर यूनिट वैल्यू। तो पर यूनिट वैल्यू भाई रेटेड वैल्यू कितना आ जाता आपका वी और आई के हिसाब से आप लिख लेते हैं। तो यहाँ आपको मेंशन करना है इसमें C √3/4। यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इज, तो रिएक्टिव पावर की यूनिट पूछा है देखिए वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। टू रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm एंड 10 ohm एंड एन इंडक्टर L आर कनेक्टेड इन सीरीज। कुल मिलाकर यहाँ पर ये 5 ohm दिया है, यहाँ पर ये 10 ohm दिया है, और ये इंडक्टर यहाँ पर देखिए सीरीज में लगा है अक्रॉस ए 50 cos ओमेगा टी, ये वोल्टेज है। ठीक है जी, इफ़ द पावर कंज्यूम्ड बाई, यदि इसमें 10 वाट पावर कंज्यूम्ड होती है, पावर फैक्टर बताना है। तो अगर हम इसमें करंट देखें तो P बराबर होता है I²R, तो I² बराबर P 5/10, सॉरी P का वैल्यू कितना है 10, उल्टा लिख दिया भैया ना, 10/5 कितना हो गया 2, तो I बराबर कितना मिला √2। तो यहाँ जो करंट है वो मिल गया हमें √2। तो टोटल देखिए एक्टिव पावर सिर्फ होता है किसमें रेजिस्टेंस में, तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ कितना मिल गया 15 ओम। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एक्टिव पावर बराबर I²R, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए √2 का 2, और ये मिल गया 15 यानी कि 30 वाट। फिर यहाँ चलेंगे हम अपरेंट पावर पर। अपरेंट पावर का तात्पर्य होता है वोल्टेज का RMS 50/√2 इंटू करंट, करंट ऑलरेडी RMS वैल्यू है √2, तो कितना मिला आपको 50 वोल्ट एम्पियर। तो देखिए पावर फैक्टर cos फाई, जो पावर फैक्टर आता है वो आता है एक्टिव पावर, ये आता है आपका एक्टिव पावर अपॉन में अपरेंट पावर, ये क्या बनता है एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर ये वॉट में आपने लिया है, ये आप किस में लेंगे वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और ये किस में आता है देखिए वोल्ट एम्पियर, तो ये बनता है आपका फाई। तो कॉस फाई बराबर क्या लिखते हो आधार अपॉन में कर्न, यानी वाट अपॉन वी। ये क्या है एक्टिव पावर, ये क्या है अपरेंट पावर। तो ये हो गया 30/50 यानी कि 0.6। ऑप्शन सी इज बेस्ट वन। यहाँ पर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, काफ़ी अच्छा सवाल है। फॉर द एसी सर्किट एज शॉन बिलो, इफ द RMS वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, देखो बेटा रजिस्टर के क्रॉस में RMS वोल्टेज कितनी है 120 वोल्ट, और यहाँ सप्लाई देखेंगे कितनी 150√2/√2 मीन्स यहाँ हमें मिलेगा कितना 150 वोल्ट। तो यहाँ आ जाइए ज़रा, हम VL का मान निकाल सकते हैं बिल्कुल यस। तो ये देखेंगे रेफरेंस हम लोगों ने 0 डिग्री रेफरेंस पे ले लिया हमने VR, तो VR कितना है देखिए 120 वोल्ट। रेफरेंस पे क्या सीरीज में करंट लेंगे अच्छा होगा, VR उसी लाइन पे होगा जिस लाइन पे करंट है।
आप देखेंगे VL, तो इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे और वोल्टेज का आगे आना होता है। तो VL ये हो गया, ये हो गया टोटल सप्लाई वोल्टेज V, जिसका वैल्यू क्या है 150। तो VL का मान हो जाएगा 150 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये वैल्यू देखेंगे आपको मिल गया 90 वोल्ट। तो VL का मान कितना मिला आपको 90 वोल्ट। ठीक है। अगर हम यहीं देखें करंट के लिए चलें, तो करंट के लिए V अपॉन I, तो 120 अपॉन में 1000 यानी कि 0.12 एम्पियर। तो स्टूडेंट यहाँ एक्सेल निकाल सकते हैं क्या? तो एक्सेल बराबर होगा VL अपॉन I यानी कि 90 अपॉन I 0.12 यानी कि 750 ओम। तो L बराबर हो जाएगा 750 अपॉन में ओमेगा, क्योंकि ओमेगा L बराबर एक्सेल। तो ओमेगा का मान देखो यहाँ से कितना है 500, तो 750 अपॉन 500, तो आपको मिलना चाहिए था ये 1.5 हेनरी। प्यारे बच्चों 1.5 हेनरी माय डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। An iron core choke coil has an equivalent resistance of 5 ohm. Its draw 10 ampere when applied voltage is 240 volt 50 hertz. Its inductance and power factor respectively. देखो कहने का मतलब ये हुआ कि ये रजिस्टर है और एक इंडक्टर है। ठीक है जी, एक रजिस्टर है और एक इंडक्टर है। यहाँ सप्लाई चल रहा है देखिए 250 से, और इसमें जो करंट जा रहा है ये चल रहा है देखिए 10 एम्पियर। रजिस्टर है 5 ओम, ये कितने पर है देखिए 50 हर्ट्ज पर। आपको इंडक्टेंस बताना है और आपको पावर फैक्टर बताना है। तो इसमें वोल्टेज देखेंगे कितना हुआ, यहाँ कितना हुआ 50 वोल्ट। फिर से VL का मान चाहिए, तो VL बराबर अंडर रूट में 240 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर। अब ये कैसे लिखा देखिए, सीरीज में करंट को रेफरेंस पे लीजिए, जिस डायरेक्शन में रजिस्टर में जिस डायरेक्शन में देखिए करंट है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज VR कितना 50। इंडक्टर के केस में VL आगे और करंट को पीछे रखना होता है, क्योंकि इंडक्टर का बिहेवियर क्या है लैगिंग। तो VL का नेचर ये हो गया। यहाँ टोटल सप्लाई वोल्टेज कितना है 240, तो VL बराबर, तब मैंने अंडर रूट में लिखा 240 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर। चलिए जी देखते हैं इसे कितना होगा ये, अंडर रूट में 240 का स्क्वायर माइनस 50 का, तो ये हो गया देखिए बच्चों 234.73 वोल्ट। तो यहाँ पर जो वोल्टेज देखने को मिल रहा है 234.73 वोल्ट ये मिला। अब एक्सेल बराबर होगा VL अपॉन I 234.73 अपॉन 10 23.47 ओम, और L बराबर होगा 23.47 अपॉन में ओमेगा। ओमेगा 50 के लिए कितना होता है 314, तो 0.0747 इसी को लिखेंगे 74.7 मिली एम्पियर। तो या तो ये कर लेंगे तब आपको ये मिला। अब देखो हमें एक्चुअल में निकालना था पावर फैक्टर। ठीक है, अब पावर फैक्टर निकालना है, तो कुछ बच्चे इसमें समय का बर्बादी करेंगे कि भैया ये L है ये XL है, तो कुछ बच्चे इसमें Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर ये सब करेंगे। फिर Z निकालेंगे, फिर cos फाई बराबर रखेंगे R बाई Z। तो आपको ये नहीं करना, आपको सीधे देखिए पावर फैक्टर बराबर, पावर फैक्टर हम वोल्टेज डायग्राम से भी इससे भी निकालते हैं। तो आधार कितना देखिए 50 अपॉन में ये कितना है 240, तो तब भी आपको ये 0.208 लैग ये भी आपको पावर फैक्टर दे देगा। तो थोड़ा सा एग्जाम में वो स्मार्टली वर्क करना है आपको डायरेक्टली यहाँ से आंसर मिल जाएगा ये। चले तो यहाँ से आगे फिर हम लोग कल फिनिश करते हैं।